तो भाई जय हिंद एंड नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कहना क्या चाहते हो। आज हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल शासक अजयपाल के बारे में, जो कि एक पवार वंश का एक महान शासक था। और आज हम बात करेंगे उप्पूगढ़ के बारे में, जहां पर वहां की महिलाओं ने, वहां की रानियों ने, वहां के बच्चों ने एक साथ जौहर कर लिया था। जौहर से मेरा मतलब है कि वो अग्निकुंड में कूदकर उन लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। यही इतिहास हमारे गढ़वाल का आज मैं बताने जा रहा हूं, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही हम सबको इस इतिहास के बारे में जानना चाहिए। देखिए, पवार वंश की जो शुरुआत है वो 1888 में हुई थी और कनकपाल जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे 37वें शासक अजयपाल के बारे में, जो कि वास्तविक संस्थापक रहा पवार वंश का। ठीक है, ये बात है सन 1490 से लेकर 1519 के बीच कि किस तरह अजयपाल बचपन से ही 52 गढ़ों को जीतने का स्वप्न देखा करता था। और बहुत ही अल्प आयु में जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें वहां पर गद्दी में बैठने का मौका मिलता है, राज सिंहासन को चलाने का मौका मिलता है। और बहुत ही अल्प वयस्क आयु में जब वो गद्दी पर बैठते हैं, और ये किस्से कहानियां अपने पापाओं से, अपने पिताजी से, अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं कि मुझे आसपास के जितने भी गढ़ हैं, 52 गढ़ हुआ करते थे उस समय गढ़वाल में। और गढ़वाल से मतलब हो जाता है कि छोटी छोटी रियासतें, वहां के छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, और इन्हीं गढ़ से मिलकर बना है गढ़वाल। तो वो सोचता था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं सारे पूरे गढ़वाल को जीत कर वहां का एक बहुत बड़ा शासक बन जाऊंगा। और जैसे ही वो सन 1490 में गद्दी पर बैठते हैं, और उसके अगले ही साल कुमाऊं वंश के चंद वंश के एक राजा रहते हैं, कीर्ति चंद। वो क्या करते हैं, उस पवार वंश के जो अजयपाल है वहां पर आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करके जो है अजयपाल को पराजित कर देते हैं। जब ये किस्सा होता है तो अजयपाल को इतना अचंभा होता है, इतना आश्चर्यचकित होते हैं वो कि मैं तो इस गढ़वाल को जीतने का स्वप्न देखा करता था, लेकिन एक राजा बाहर से आया और मुझे हरा कर जो है यहाँ से चला गया। यहाँ से कहानी शुरू होती है राजा अजयपाल की। और यहाँ से दो कहानियां आती है, एक होती है लॉजिकल कहानी और एक होती है हमारी धार्मिक कहानी, जो कि हमारे देवभूमि में देवताओं की भूमि है कहा जाता है। तो अगर लॉजिकल बात की जाए तो भाई राजा अजयपाल क्या करता है, अपनी सेना को संगठित करता है, अपनी सेना तंत्र को मजबूत करता है, और अगले ही साल जो है कीर्ति चंद पर जो है हमला बोलकर कीर्ति चंद को हरा देता है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ की धार्मिक जो मान्यता है, धार्मिक कथा है, और अजयपाल ने किस तरह से जो है इस हार को सहन न करने के कारण जो है एक गुफाओं में वो चल जाता है। गुफा में जो है कड़ी तपस्या करता है, और कड़ी तपस्या करने के बाद भगवान भैरव बाबा उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होने के बाद जो है उन्हें अपने कंधे पर बैठा के बोलते हैं कि देख भाई, जहां जहां तक तू देखेगा वो सारा साम्राज्य तेरा हो जाएगा। और वो उसे कंधे पर बैठा के जब उसे पूरी चोटी मतलब जो पहाड़ों पे दिखाते हैं, आगे चलकर एक सीमा आ जाती है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की। वहां पर खाई देख के अजयपाल अपनी आंखें बंद कर लेता है, और यहीं से जो है शुरू होती है राजा अजयपाल की कहानी। उसके अगले ही वर्ष यानी 1492 में वो क्या करते हैं, वो कीर्ति चंद पर हमला कर देते हैं। कुमाऊं वंश के जो संस्थापक रहते हैं कीर्ति चंद, उन पर हमला करके उनको जो है हराने का काम करते हैं। यहाँ से अजयपाल एक बार अपनी हार का जो है बदला ले लेते हैं, और फिर वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरह गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतना है। जो उनका स्वप्न होता है वो स्वप्न को हकीकत में बदलने के लिए वो प्रयासरत हो जाते हैं। और वो जो गढ़वाल मंडल होता है इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक हिस्सा हो जाता है उत्तरी गढ़वाल का, एक हिस्सा हो जाता है दक्षिणी गढ़वाल का, मतलब दो हिस्सों में वो विभाजित कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, जो उत्तर वाला जो एरिया है वहाँ पे जो छोटे छोटे जो गढ़ होते हैं, जहाँ पे छोटी छोटी रियासतों में राजा जो है वहाँ पे शासन कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये एनालाइज करते हैं, विवेक से सोचते हैं, और अपने गुप्तचरों को भेजते हैं कि भाई वहाँ का जो है शासन प्रशासन की जिम्मेदारी देखो, भाई क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। और वो देखते हैं कि कुछ गढ़ों में, कुछ रियासतों में वहाँ की जो जनता है वो वहाँ के राजा से नाखुश है, और इसका फायदा
जो है अजयपाल उठाते हैं और सबसे पहले वो उन्हीं गढ़ों पर आक्रमण करते हैं जहां पर जो है जहां के जो प्रजा है वो अपने राजा से नाखुश होती है। और ऐसे समय में वहां की जनता राजा अजयपाल को सहयोग करती है, अजयपाल के साथ होती है और वो उन गढ़ों को जीते जीते जो पूरी जो है उत्तरी जो गढ़वाल का हिस्सा होता है हर गढ़ को जीतते हैं और उनकी सेना जो है राजा अजयपाल के साथ हो जाती है। ऐसे करते करते जो है वो उत्तर के जितने भी गढ़वाल के जो गढ़ होते हैं उनको जीतने का काम करता है। लेकिन एक दुविधा उसके सामने आ जाती है कि किस तरह वो जो दक्षिणी हिस्से के जो गढ़ हैं उनको जीतने का काम करे, क्योंकि उस समय ये स्थिति होती है जो दक्षिण के जो गढ़ होते हैं वहां पर जो है सामूहिक रूप से गढ़ होते हैं। जब भी वहां पर कोई आक्रमण करता था तो वहां के जो गढ़ होते हैं मिलकर आक्रमण कर देते थे। तो ये राजा अजयपाल के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होती है और इसका वो एनालाइज करता है कि किस तरह से वहां के गढ़ों को जीता जाए। और वो देखता है कि जो तराई वाला क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड का, जैसे उधम सिंह नगर वाला एरिया है, वो सारे एरियाओं में क्या होता है कटिहार का जो है शासन हुआ करता था। कटिहार से मतलब ये है कि वहां कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे, कुछ ऐसी जातियां हुआ करती थी जो कि लूटपाट करती थी और दक्षिण के जो छोटे छोटे गढ़ है वहां पर अचानक अटैक करती थी। अटैक करने के बाद लूटपाट करके फिर दोबारा से अपने जो है जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पे चले जाते थे। तो राजा अजयपाल ने सोचा है कि क्यों ना मैं डायरेक्ट इन जो लूटपाट करने वाली जातियां हैं इन पे आक्रमण कर दूं। और उसने वही किया, उसने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई और वहां पर आक्रमण किया। वहां पर जब उसने आक्रमण किया तो क्या कहते हैं उनको हराया, उनको जो है उनके जो दक्षिण के जो गढ़वाल के जो गढ़ हुआ करते थे उनको जो है मुक्त कराया उन कटेर जातियों से जो कि लूटपाट करने का काम किया करते थे। और जब वो ऐसा काम उसने किया उसके बाद वो दक्षिण के जो गढ़ों की तरफ बढ़ा तो वहां के छोटे छोटे गढ़ों के राजाओं ने उनका स्वागत किया उस राजा का अजयपाल का और कहा कि भाई तुमने ही हमें जो है इन जो लूटपाट करने वाली जातियों से मुक्त कराया है और स्वतः ही उसको जो है अपना राजा घोषित कर दिया। और इस तरह राजा अजयपाल ने पूरे 52 गढ़ों को जीतने का काम किया, जो उसका स्वप्न था उसको पूरा किया। और कुछ टाइम बाद चमोली के चांदपुर गढ़ में जब उसने अपना साम्राज्य स्टार्ट किया था उसके बाद उसने क्या करा अपनी राजधानी को जो है श्रीनगर, पौड़ी का जो श्रीनगर एरिया है वहां पर अपनी राजधानी को ले गया। और उसने कहा कि जब मैंने सारे गढ़ों को जीत लिया है, पूरे 52 गढ़ों पर जब मेरा राज हो गया है तो क्यों ना इनकी संयुक्त एक सम्मेलन किया जाए, एक संयुक्त बैठक की जाए और सबको बोला जाए कि भाई अब ऑफिशियली रूप से मेरी जो अधीनता है उसको स्वीकार करें। और ऐसा करने पर सारे गढ़ों के सारे रियासतों के राजा अजयपाल के दरबार में आए, लेकिन एक गढ़ ऐसा था जहां का राजा उनके दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, वो है उप्पूगढ़, जो कि हमारे टिहरी जिले में जो है पड़ता है। और वहां का एक राजा था गफू चौहान, जो कि बहुत एक छोटे गढ़ का राजा था। तो जब इस बात का पता अजयपाल को पता लगा कि भाई ऐसा कौन सा शासक है जो हमारी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है, और इस बात का जब पता राजा अजयपाल को पता लगता है तो वह कहता है कि भाई जाओ और उसे पकड़ के लाओ, अन्यथा हम जो है इस पर आक्रमण कर देंगे। और ऐसी चेतावनी वो देता है। और जब वहाँ के जो सैनिक हैं गफ्फू चौहान के पास जाते हैं तो वो कहता है कि भाई मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपना एक राजा हूं और मेरी अपनी एक वो है, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला हूं। इस पर जो है जो शासक अजयपाल था वो एक प्लानिंग करता है कि हम दिवाली के दिन जो है एक घोषणा कर देता है कि हम दिवाली के दिन जो है तुम्हारे यहाँ के सारे जो है दिए जो है, जब पूरा उत्तराखंड जो है पूरा गढ़वाल जो है जब दिवाली मना रहा होगा तो हम तुम्हारे वहाँ के चिरागों को जो है बुझाने का काम करेंगे। और दिवाली के दिन जो है वो अजयपाल की पूरी संगठित सेना, इतना बड़ा राजा, इतना महान राजा उस वक्त हुआ करता था, पूरे 52 गढ़ों को जीतने का काम उसने किया था। और जब वो जो है उप्पूगढ़ के जो है गफ्फू चौहान पर आक्रमण करता है तो उसकी माता जी उसे समझाती है, गफ्फू चौहान की माता जी समझाती है कि भाई तू इतने बड़े राजा से टक्कर क्यों ले रहा है, वो इतना बड़ा राजा है, लोग उसकी किस्से कहानियां सुनते हैं, और तू एक छोटी सी रियासत का एक राजा है तो क्यों उससे टक्कर लेने का काम कर रहा है। तो गफ्फू चौहान कहता है नहीं, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, और चाहे मुझे इसके लिए युद्ध करना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। और एक ऐसा वक्त आ जाता है जब दोनों के बीच संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में जो है जो गफ्फू चौहान की माता जी होती है वही कहती हैं
अपने लड़के से, गफूर चौहान से, कि देख भाई ऐसी कोई स्थिति आ जाए, और उसके जो सेनापति होता है गफूर चौहान का, उसके सेनापति से बात कहती है कि भाई अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी जब मेरा बेटा जो है सैनिकों से घिर जाएगा, जब मेरा बेटा जो है वीर गति को प्राप्त होने की स्थिति में होगा, तो तब तुम मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना, ताकि जो है हम सभी यहाँ पर जो है मिल के अपने प्राणों की आहुति दे दें और जौहर कर लें। हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति होती है युद्ध में, जब जो है गफूर चौहान राजा अजयपाल की सेनाओं से पूरी तरह घिर जाता है, और उस वक्त गफूर चौहान को जो सेनापति होता है देऊगा, वो जाता है सीधा अपने गढ़, और गढ़ पे जाकर जो है अपनी जो उनकी माता जी होती है उनको कहता है कि अब जो है गफूर चौहान वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं, अब उनका जो बचना है वो मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में वो वहां पे इन्फॉर्म करता है, और वहां की जो रानियां हैं अग्निकुंड में जो है क्या कहते हैं अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं। और संयोगवश आगे क्या होता है कि जो गफूर चौहान होता है वो वीरता से लड़ता है अजयपाल की सेना से। कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो गफूर चौहान है वो राजा अजयपाल की सेनाओं को हराता चला जाता है, और अलग अलग उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो किसी न किसी इतनी बड़ी सेनाओं को जो हराने का काम कर जाता है। और जब वो जीत जाता है गफूर चौहान जब जीत जाता है, वहाँ की सेनाओं को हरा देता है, और हराने के बाद वो सीधा अपने गढ़ यानी अपने घर जाता है। और वहां जब जाता है तो देखता है कि उसका जो गढ़ है, उसका जो घर है, वो पूरी तरह आग की लपटों में समा चुका है। और ऐसी स्थिति देखने के बाद आप सोचिए वो क्या स्थिति होगी जब एक राजा, जब एक महान पराक्रमी राजा गफूर चौहान इतनी बड़ी संयुक्त सेना अजयपाल की हराने के बाद जब अपने घर जाता है और देखता है कि उसका जो घर है वो पूरा धुआं धुआं हो चुका है, तो ऐसे दुख को वह सहन नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश हो जाता है, और वैसे ही वहाँ पे बहुत लूटपाट चल रही होती है, राजा अजयपाल की इतनी बड़ी सेना है, जब पता लगता है कि भाई गफूर चौहान बेहोश हो गया है, तो अजयपाल की सेना जो है उसको उठा के अपने दरबार में लेके जाती है, और अपने दरबार में ले जाके राजा अजयपाल के सामने उसको बंदी बना लिया जाता है। और उसको जब वो होश में आता है गफूर चौहान, तो उससे बोलता है राजा अजयपाल की भाई मैं तुम्हारी वीरता से जो है बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और अब मैं तुमने इतना महान काम किया, हमारी सेनाओं को हराने का काम किया है, तो ऐसा कीजिए तुम जो है हमारी सेना में मैं तुम्हें एक अच्छा कई सारे गढ़ आपको दे दूंगा, और जो है आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। इस पर गफूर चौहान का क्या कहना होता है? गफूर चौहान कहता है कि जो अपना ही गढ़ हार गया हो वो से अब किसी और गढ़ की क्या आवश्यकता है, मुझे किसी गढ़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ किसी से कोई राज्य को साम्राज्य नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी अधीनता जो है स्वीकार नहीं करूँगा। इस पर जो राजा अजयपाल होता है वो उसका क्रोध और भड़क जाता है। वो कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आज ये व्यक्ति मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। राजा अजयपाल घमंड से चूर होता है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना उसकी हो जाती है, वो इतना घमंड में चूर होता है। वो कहता है नहीं, अगर तुम मेरी आज अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो आज ही हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। और वो अपने सिपाहियों से आदेश देता है कि इस गफूर चौहान को इस तरह जो है आप इसकी गर्दन काटना कि इसकी जो गर्दन है वो मेरे पैरों पर आके गिर जाए। और उससे पूछा जाता है भाई तुम्हारी जो भी आखिरी इच्छा है वो हमको बता दो। तो गफूर चौहान कहता है महाराज मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे 2 मुट्ठी रेत, माने थोड़ी सी रेत जो है मुझे दे दी जाए हाथों में, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और ऐसा ही किया जाता है, उसकी 2 मुट्ठी रेत उसके हाथों में दे दी जाती है। और जैसे ही राजा आदेश देता है अपने सेनापति को कि भाई इसकी गर्दन इस तरह से काटना कि मेरे कदमों में आ जाए, उसी वक्त जो है गफूर चौहान वो रेत जो है अपने मुंह में डाल लेता है, और रेत को वो ऐसे करके अपने गले में निगल लेता है। और जब वो उसकी गर्दन को काटते हैं तो गर्दन उसकी कटती नहीं, क्योंकि रेत गले में फंस जाता है, और उसकी गर्दन उसके पैरों पर नहीं करके कहीं और गिर जाती है। इस वाक्य को, इस पूरी घटना को जब राजा अजयपाल देखता है तो वो मतलब उसे इतनी आत्मग्लानि होती है कि ये क्या, इतना वीर, इतना पराक्रमी शासक जो है मैंने पहली बार देखा है, जिसने जो है मरते दम तक भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। और वो कहते हैं कि लास्ट में जो उसका मुखाग्नि होती है वो भी राजा अजयपाल देता है। एक राजा अजयपाल जो 52 घोड़ों को जीत जाता है, लास्ट में कहता है कि गफूर चौहान मैं सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार गया हूं, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा वीर पराक्रमी शासक नहीं देखा है।
और कहते हैं कि इसके बाद राजा अजयपाल शांति की तलाश में चला गया। उसने हमारे उत्तराखंड में जितने भी भैरव मंदिर बने हैं गढ़वाल में, वो सारे के सारे जो हैं राजा अजयपाल के द्वारा बनाए गए हैं। और लास्ट में गफूर चौहान किस तरह राजा अजयपाल का घमंड को चूर करता है, तो भाई बहुत बड़ी सीख भी हो जाती है उन लोगों के लिए और बहुत बड़ा एक इतिहास भी हो जाता है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और राजा के बारे में, चाहे वो हमारे कुमाऊं के राजा हो, चंद्रवंश के, चाहे हमारे गढ़वाल के राजा हो, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।